नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AF हो, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TGT, PGT, एग्रीकल्चर TA, STA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। कल तक हम लोग 46 प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 47 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, एस्टोफेलोमेलेसिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बताना है एसिफेलोमेलेसिया जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन A है, C है, E है या K है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों C ऑप्शन, यानी कि विटामिन E। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं विटामिन E, इसको टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह वसा में क्या है, घुलनशील है। इसे बांझपन रोधी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको बांझपन रोधी भी कहा जाता है। यह तेल, अनाज, हरी सब्जियां, मांस, सोयाबीन, अंडा आदि में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसकी कमी से क्या होता है, जननांग कंकाल पेशियां कमजोर हो जाती हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है। तो याद रखेंगे विटामिन E के बारे में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, दुग्ध उत्पादन के आधार पर गाय को सांद्र दिया जाता है 1 किलोग्राम प्रति 3 किलो दूध पर, 1.5 किलोग्राम प्रति 3 किलोग्राम दूध पर, या 2 किलोग्राम प्रति 3 किलो दूध पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा A ऑप्शन, यानी कि 1 किलो दिया जाता है सांद्र प्रति 3 किलो दूध पर। ठीक है, A ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं दुग्ध उत्पादन के आधार पर गाय को 1 किलोग्राम प्रति 3 किलोग्राम दूध पर सांद्र दिया जाता है। ठीक है, इसमें दुग्ध सांद्र का आशय क्या होता है, इसका अर्थ होता है दाना से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह विटामिन जो रतौंधी को रोकता है, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K। तो वह विटामिन जो रतौंधी को रोकता है, इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन A ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन A का नाम होता है रेटिनॉल के नाम से इसको जाना जाता है। यह एक प्रकार का एंटी जीरोथैल्मिक विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, एंटी जीरोथैल्मिक विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। ठीक है, और जीरोथैल्मिया रोग भी हो जाता है। यह दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पोल्ट्री के अंडे में प्रोटीन पाई जाती है। तो पोल्ट्री के अंडे में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 12%, 20%, 25%, 30%। तो अंडे के अंदर प्रोटीन की मात्रा 12% देखने को मिलता है। A ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक अंडे का भार कितना होता है? एक अंडे का औसत भार होता है 58 ग्राम, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? 0.6%, 1%, 1.5%, 2%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, यानी कि 1.5% स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है। याद रखेंगे C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा दुग्ध क्रय करने का ढंग सबसे अच्छा है? तो कौन सा दुग्ध क्रय करने का ढंग जो है सबसे अच्छा इसमें से माना गया है? आयात के अनुसार, भार के अनुसार, दुग्ध की वसा की मात्रा के अनुसार, दुग्ध की वसा और वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा के अनुसार। तो यहाँ पर D ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दुग्ध की वसा और वसा रहित ठोस पदार्थ मात्रा के अनुसार इसका क्रय किया जाता है, याद रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं
दुग्ध क्रय करने के लिए सबसे अच्छा तरीका दुग्ध की वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा के आधार पर किया जाता है। इसकी मात्रा के आधार पर ही दुग्ध का क्रय मूल्य तय किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ, एक तरफ सूची 2, तो इन दोनों को मिलान करना है। कौन सा बैक्टीरिया किसके कारण सुवास पैदा करता है, ठीक है। अब देखेंगे किण्वित क्रीम में कौन कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, कौन सा बैक्टीरिया इसमें किण्वित क्रीम से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो किण्वित क्रीम से जो बैक्टीरिया संबंध रखता है वो रखता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिक, सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन के साथ चला जाएगा। फिर देखेंगे एसिडोफिलस दूध। एसिडोफिलस दूध के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो एसिडोफिलस बैक्टीरिया जैसा नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस पाया जाता है, 3 के साथ चला जाएगा। उसके बाद योगहार्ट। योगहार्ट में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो इसके अंदर बताइए कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो इसके अंदर पाया जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस वाल्गेरिस, ये 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद बचा है एक बुल्गेरियन दूध। इसके अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो लैक्टोबैसिलस वाल्गेरिस पाया जाता है, ठीक है। ये 1st ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे, तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहले 2nd के साथ मिलान किए, फिर 3rd के साथ, फिर 4th के साथ, फिर 1st के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 नंबर क्वेश्चन आपके इस प्रकार एक बार दोबारा देख लेंगे। किण्वित दूध जो है लैक्टोबैसिलस लैक्टिक, एसिडोफिलस दूध लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, योगहार्ट स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस वाल्गेरिस, और वुल्गेरिस दूध जो है बुल्गेरियन दूध, ये है लैक्टोबैसिलस वाल्गेरिस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, डाइएस्टिल, साइट्रेट, साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल, इन चारों में से बताइए मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डाइएसिटिल, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मक्खन में सुगंध डाइएसिटाइल के कारण आती है। अच्छी सुगंध सुवास के लिए 0.7 से लेकर 1.5% इसमें डाइएसिटाइल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। मक्खन में अम्लता जो होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रशीतन इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा और भंडारित किया जाता है। किस तापमान पर ठंडा करके इसको भंडारित किया जाता है, 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 8 से 10, 10 से 12 या 12 से 15। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड इकाई पर दूध को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। ठंडा करके इसको भंडारित किया जाता है, इसलिए करते हैं ताकि तापमान पर सूक्ष्म जीव की वृद्धि नहीं होती है, जिससे दूध को हम लंबे समय तक बिना खराब हुए सुरक्षित रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर में थायमिन यानी कि विटामिन B1 की कमी के कारण होता है कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, रतौंधी, बेरी, पेलाग्रा या स्कर्वी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बेरी रोग उत्पन्न हो जाता है विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं विटामिन B1 की कमी से, ठीक है, बेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं, जबकि जो रतौंधी दिया होगा ऑप्शन में वो विटामिन A की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। और स्कर्वी आप लोग जानते हैं विटामिन C की कमी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है, मृदा संरक्षण से, बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध की आपूर्ति बढ़ाने से या बाढ़ पीड़ितों में सहायता कोष। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूध की आपूर्ति बढ़ाने से संबंधित है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दुग्ध विकास
योजना में ऑपरेशन फ्लड जो परियोजना है विश्व में सबसे बड़ी एकमात्र योजना थी। इसका उद्देश्य था देश में दुग्ध उत्पादन को 10 साल के अंदर दोगुना कर देना। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस परियोजना को 3 चरणों में चलाया गया। ठीक है, प्रथम चरण आपको पूछता है प्रथम चरण कब चलाया गया था, तो 1970 से लेकर 1980 के बीच में चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। दूसरा चरण भी पूछ लेता है कब चलाया गया था, तो 1981 से लेकर 1985 के बीच में चलाया गया था। और तीसरा चरण 1985 से लेकर 1996 में, ये 3 चरणों में इसको चलाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दूध का पीएच मान कितना होता है, 5.5, 6.6, 7 या 7.3। तो दूध का यहाँ पर पीएच मान पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.6। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे ताजे दूध का पीएच मान जो होता है 6.5 से लेकर 6.7 होता है। औसतन की बात करें तो 6.6 होता है। थनैला रोग से ग्रसित अगर पशु है तो उसके दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.7 से लेकर 7.5 होता है, याद रखेंगे। खीस का पीएच मान कभी कभी पूछ लेता है, तो 5.7 से लेकर 6.4 होता है। औसतन पूछे तो 6 होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वैधानिक मानक के अनुसार मक्खन में कम से कम वसा का अंश होता है। तो मक्खन के अंदर कम से कम कितनी वसा की मात्रा होनी चाहिए, 84%, 80%, 99% या 70%। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 80%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दोस्तों मक्खन का संगठन देख सकते हैं, संगठन लिखा हुआ है। इसमें दुग्ध, वसा, नमी, नमक, दही कुछ भी पूछ सकता है। ये वैधानिक स्तर पे है, ये देसी है, ये औद्योगिक है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था दुग्ध, वसा की मात्रा 80%। ठीक है, नमी अगर पूछता तो नमी हो जाता 16%। उसके बाद यहाँ पर 1.5 से लेकर 2% नमक, उसके बाद 1.5% से कम दही होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर औद्योगिक स्तर पर पूछता तो 81% दुग्ध वसा, 15.3% नमी, 2.5% नमक, 1.2% इसमें दही की मात्रा होनी चाहिए। देसी विधि में वसा की मात्रा 76, नमी की मात्रा 19 और 5% इसमें दही। ठीक है, नमी की मात्रा हाईएस्ट किस में होती है, देसी विधि में। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, कुक्कुट विकास से, डेयरी विकास से, भूमि संरक्षण से, बाढ़ नियंत्रण से। तो इसका जो संबंध हो जाएगा डेयरी विकास से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इसको 3 चरणों में पूरा किया गया था, 1970 से 80, 81 से 85, 85 से 96। ठीक है, और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है, याद रखेंगे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक के रूप में इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में स्थान कौन सा है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय या चतुर्थ स्थान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 61 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि प्रथम स्थान। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और अमेरिका का दूसरा स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, फिर पंजाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गाय के दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो सर्वोत्तम विधि इसमें से बताना है 62 का। तो गाय के दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो सब लोग जानते हैं सूखे हाथ द्वारा दुग्ध को निकालना। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दूध निकालने हेतु सूखे हाथ द्वारा निकालना ही अच्छी विधि मानी जाती है। लोग गीले हाथों से दूध निकालते हैं। थनों को गीला करने के लिए कभी कभी तेल, मक्खन या लार का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने पर थन की त्वचा फट जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारी क्रीम, हैवी क्रीम में वसा प्रतिशत आपको बताना कितनी पाई जाती है।
30 से 40%, 60 से 80, 35 से 50, 40 से 60। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 30 से 40% पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। यहाँ दोस्तों देखेंगे टेबल क्रीम में 18 से 22% वसा, पतली क्रीम से पूछे तो 20 से 25% वसा, कॉफ़ी क्रीम में पूछे तो 18 से 25% वसा, भारी क्रीम में पूछे तो 30 से 40% वसा, प्लास्टिक क्रीम में पूछे तो 60 से लेकर 85% वसा। तो इन सबको आप लोग याद कर लेंगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा आपको बताना कितने परसेंट होती है, 20%, 16%, 18% या अनिश्चित होता है। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि 16। ठीक है, 16% आपको याद रखना है मक्खन के अंदर। इसके बाद यहाँ देखेंगे अगर देसी विधि से पूछे तो आपको यहाँ से आंकड़ा ले लेना है। दुग्ध संगठन दिया हुआ दुग्ध वसा है, नमी, जल, नमक, दही। ठीक है, ये वैज्ञानिक विधि है, ये देसी विधि और ये औद्योगिक विधि। यहाँ पर आप लोग कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दूध का अपवर्तनांक कितना होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है कितना होता है दूध का, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होता है 1.3440 से लेके 1.3480। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दूध का अपवर्तनांक निकालने के लिए इमर्सन फ्रेक्सोमीटर को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्सोमीटर को प्रयोग में लाया जाता है, ये आपको याद रखना है। दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 से लेकर 1.032 तक होता है, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताजे दूध में अम्लता कितनी होती है। तो ताजे दूध में अम्लता की मात्रा यहाँ पे पूछ रहा है 0.16 से लेकर 0.28 या 0.11 से लेकर 0.16 या 0.00 से लेकर 0.28 या 00 पॉइंट से लेकर 0.10। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 0.11 से लेकर 0.16। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं दूध में 0.2% से अधिक अम्लता विकसित अम्लता के कारण होती है। यदि दूध में अम्लता 0.3 से अधिक हो जाती है तो दूध गर्म करने पर क्या हो जाएगा, फट जाएगा। दूध में अम्लता की गणना सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा मापन करके ज्ञात करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। दूध में अम्लता किससे गणना करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा मापन करके ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखें 67 नंबर क्वेश्चन करा है दूध का हिमांक फ्रीजिंग कितना होता है, ये आपको बताना है। तो दूध का फ्रीजिंग जो होता है -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अम्लता बढ़ जाने से दूध का हिमांक बढ़ जाता है। ताजे दूध का हिमांक कम होता है, परंतु जब इसे बाद में प्रयोग करते हैं तो इसका हिमांक बढ़ जाता है। ठीक है, दूध का हिमांक ज्ञात करने के लिए हार्ट वेट क्रायोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हार्ट वेट क्रायोस्कोप का प्रयोग किया जाता है दूध का हिमांक ज्ञात करने के लिए, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि एग्रीकल्चर टीए, एसटीए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी इन एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक गाय को 1 लीटर दूध बनाने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 5.5 लीटर, 10 लीटर, 1 लीटर या 3 लीटर।
तो एक गाय को 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2.5 से 3 लीटर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गाय के दूध में सॉलिड नॉट फैट वैधानिक स्तर है 8%, 8.5%, 9 या 9.5। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गाय का पूछा है इसलिए 8.5% हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ देख सकते हैं गाय का दूध का पूछे तो वसा की मात्रा 3.82 पाया जाता है। वसा रहित ठोस पदार्थ 8.5। भैंस का पूछे 4.5 वसा, ठीक है। और यहाँ पर न्यूनतम वसा पूछा है। उसके बाद वसा रहित ठोस पदार्थ न्यूनतम 9। उसके बाद भेड़ का पूछे 7.9 न्यूनतम है और इसमें वसा रहित ठोस पदार्थ 9%। टोड मिल्क का पूछे वसा जो है न्यूनतम 3% और वसा रहित ठोस पदार्थ न्यूनतम 8.5%, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, टोड मिल्क का पूछ लेता है, डबल टोड मिल्क का पूछ लेता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। डबल टोड मिल्क का 1.5% हो जाएगा, इसमें 9% हो जाएगा। मानकीकृत दूध का 4.5%, यहाँ पर 8.5%। स्किम्ड मिल्क का याद रखेंगे 3% और 8.5%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.028 होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगर सूत्र पूछे दूध का अपेक्षित घनत्व का सूत्र बराबर होता है दूध का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ये आपको सूत्र भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनने की संभावना है। एग्जाम में पूछा जाता है गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व, तो याद रखेंगे 1.28 से लेकर 1.030 तक होता है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। इसको याद रखना है। भैंस का भी आपको याद रखना है। भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.030 से लेकर 1.032 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। उसके बाद दूध का पीएच मान सब लोग जानते हैं 6.5 से लेकर 6.7। औसतन पूछे 6.6। दूध का अपवर्तनांक पूछता है तो 0.54 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। औसत पूछे तो औसत अधिकतर पूछता है तो माइनस में चला जाएगा, -0.521 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 0.572 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूध का उबलांक पूछता है तो 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हो गया उबलांक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रतिदिन 10 लीटर दूध उत्पादन हेतु भैंस के लिए दाना की मात्रा अंकित कीजिए। तो अगर कोई भैंस है 10 लीटर दूध उत्पादन कर रही है तो उसको कितना दाना देना चाहिए, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम या 7 किलोग्राम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 4 किलोग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर भैंस 2.5 लीटर दूध दे रही है, ठीक है, अगर भैंस 2.5 लीटर दूध दे रही है तब हम 2.5 लीटर पर हम कितना देते हैं, 1 किलोग्राम दाना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूध कितना दे रही थी, 10 लीटर दूध दे रही है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 किलोग्राम जो हो जाएगा दाना दिया जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। और भी अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे दोस्तों, एक तरफ पशु का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका निर्वाह दाना दिया है, दूसरी तरफ उत्पादन दाना दिया हुआ है, ठीक है। किलोग्राम में बताना। सूखी गाय है तो उसको हम जीवन निर्वाह के लिए 1 किलोग्राम हम दाना देंगे, ठीक है। दुधारू गाय है तो उसको 1 किलोग्राम हम उसको दाना देंगे, ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए 1 किलोग्राम। अगर 1 लीटर दाना दे रहे हैं तो 3 लीटर दूध उत्पादन अगर कर रही है तो उसको हम 1 किलोग्राम दाना देंगे, ठीक है। 3 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलो हम उसको दाना खिलाएंगे। उसके बाद भैंस का यहाँ देखेंगे, सूखी भैंस है तो 1.5 किलोग्राम उसको जीवन निर्वाह के लिए दाना देंगे। दुधारू भैंस है तो उसको हम 1.5 किलोग्राम, ठीक है, दाना देंगे जीवन निर्वाह के लिए। और 2.5 लीटर दूध उत्पादन कर रही है तो उसको 1 किलोग्राम हम उसको दाना देंगे, याद रखेंगे। उसके बाद बछिया को जीवन निर्वाह के लिए 1 किलोग्राम दाना देंगे। बैल के लिए कम जो कार्य करते हैं उनको 1.5 किलोग्राम दाना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे बैल औसत कार्य के लिए 1.5 किलोग्राम और यहाँ पर उत्पादन के लिए भी 1.5 किलोग्राम। बैल जो भारी कार्य करते हैं उनको 1.5 किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पर 2 किलोग्राम
राशन दिया जाएगा, यानी कि दाना दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन करा है भारतीय गाय की औसत उत्पादकता है। तो भारतीय जो गाय है औसत उत्पादकता यानी कि दूध प्रति ब्यांत कितना उत्पादन करती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1217 किलोग्राम प्रति ब्यांत दुग्ध उत्पादन करती हैं। और सबसे ज़्यादा जो दुग्ध उत्पादन करने वाली नस्ल है वो है साहिवाल। ठीक है, इसका दूध अच्छा भी होता है और सबसे अधिक मात्रा में दूध भी उत्पादन करती है, 1400 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यांत दुग्ध उत्पादन करती है। उसके बाद लाल सिंधी है 1100 से लेकर 2600 लीटर प्रति ब्यांत। गिर है, ठीक है, देवनी है। इसके बाद ये द्विकाजी नस्ल हरियाणा हो गई। ठीक है, हरियाणा भी ठीक ठाक दूध उत्पादन करती है, 600 से लेकर 800 लीटर प्रति ब्यांत। बाकी देवनी, गिर, ठीक है, ये सब 4 नस्लें जो दुधारू नस्लें हैं, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और देवनी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दुग्धशाला में दुग्ध उत्पादन का लेख प्रमाण मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। तो दुग्धशाला में दुग्ध उत्पादन का लेख प्रमाण पत्र जो है किसके लिए किया जाता है। तो ये जो किया जाता है ये दोस्तों ये अधिकतर हम इसका प्रयोग करते हैं अच्छे उत्पादन का चयन के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी चीज़ों में हम इसका उपयोग करते हैं दुग्ध अभिलेख का। यहाँ देख सकते हैं अच्छे उत्पादक के चयन में अपने अभिलेखों से शामिल हो सकता है। उसके बाद अभिलेख प्रमाण पत्र रखने से अच्छे और बेकार गाय और भैंस की बोध का पता चलता है कि कौन से अच्छे पशु हैं, कौन से बेकार पशु हैं। इसके बाद देखेंगे अभिलेख से क्या होता है, दुग्ध का कितना उत्पादन हो रहा है और कितनी मात्रा में वसा आ रही है, इसमें इसको निकालने के लिए, गणना करने के लिए आसानी हो जाती है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानक के रूप में एक अंडे का वजन कितना ग्राम होता है। सब लोग जानते हैं 58 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है, 58 ग्राम अंडे का भार होता है। चलिए इस अंडा जो है 58 ग्राम में, इसमें कितनी मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम ये सब पाया जाता है, उसको देख लेते हैं एक बार। दोस्तों यहाँ देखेंगे रासायनिक रूप से अंडे में जल की मात्रा 75.2%, प्रोटीन की मात्रा 12.6%, वसा की मात्रा 10.5% और खनिज की मात्रा 0.1% होता है। मुर्गी 20 सप्ताह की अवस्था में अंडा देना शुरू कर देती है। ठीक है, मुर्गी 20 सप्ताह की जब हो जाती है तो अंडा देना शुरू कर देती है। मानक के रूप में अंडे का वजन कितना ग्राम होता है, 58 ग्राम होता है। इन 58 ग्राम में प्रोटीन की मात्रा 7 ग्राम पाई जाती है। यहाँ परसेंटेज में था, परसेंटेज में पूछे तो 12% और ग्राम में पूछे तो 7 ग्राम। वसा की मात्रा 6.2 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0.3 ग्राम, कैल्शियम की मात्रा 2 ग्राम। ठीक है, और इसके बाद खनिज पदार्थ की मात्रा देखेंगे अंडे में 0.5 ग्राम, अन्य तत्व 3 ग्राम, जल की मात्रा 39 ग्राम। उसके बाद कुल वजन 58 ग्राम। ठीक है, योग कर देंगे, टोटल कर देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा 75, गाय के दुग्ध का अपवर्तनांक सूचकांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर होता है। तो बताना है कि गाय के दूध का अपवर्तनांक सूचकांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड से तापक्रम पर कितना होता है। तो इसका हो जाएगा 1.344। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है योगहार्ट का निर्माण किस जीवाणु के शुद्ध कल्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो योगहार्ट का निर्माण किस जीवाणु के शुद्ध कल्चर के रूप में किया जाता है, इसमें से बताना है। तो पीछे हम बता चुके हैं इसके बारे में, स्ट्रेप्टोकोकाई और लैक्टोबैसिलाई, इन जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकाई और लैक्टोबैसिलाई दोनों जीवाणु का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है किण्वित यानी कि फर्मेंटेड मिल्क जो होता है, दूध में निम्न सूक्ष्म जीवाणुओं में से कौन सा मोहक सुवास पैदा करने वाला उत्तरदायी होता है। तो इसमें से बताना कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीवाणु है जो मोहक सुवास पैदा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये सुवास पैदा उत्पन्न करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 78 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन कह रहा है आइसक्रीम में दुग्ध वसा का लगभग प्रतिशत आपको बताना कितना होता है। तो आइसक्रीम में फैट बताना है, इसकी परसेंटेज कितनी होती है, 8%, 12%, 16%, 20%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि 12%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइसक्रीम के अंदर 10 से 12% वसा पाया जाता है। दही की बात करें 5 से 8%। छेना के अंदर गाय का अगर छेना है तो इसमें फैट 24%। भैंस का अगर छेना है तो इसके अंदर 29%। पनीर के अंदर 25% वसा प्रतिशत होता है, याद रखेंगे। खोआ की बात करें तो गाय का अगर खोआ है तो 25.7%। भैंस का अगर दूध से खोआ बनाया गया है तो 37.1% इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नवजात बछड़े को खीस पिलाना चाहिए क्योंकि उसमें होता है, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज पाया जाता है। ठीक है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है खीस जो होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है। तो नवजात बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और रोगों से बचाता है। ठीक है, और पशु के जो नवजात बछड़े होते हैं उनको स्वस्थ रखता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है चीज़ उद्योग में किस पेनिसिलियम स्पीसीज का उपयोग करते हैं। चीज़ जो होती है उद्योगों में किस पेनिसिलियम स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पेनिसिलियम। एक मिनट दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पेनिसिलियम रोक्योफोर्टी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम रोक्योफोर्टी, इसका प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खमीर के कारण निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो खमीर के कारण निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, इसमें से बताना है। स्टार्च से शर्करा परिवर्तन होता है, या शर्करा से सिरका, शर्करा से अल्कोहल, या अल्कोहल से सिरका। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी शुगर टू अल्कोहल, शुगर ईस्ट अल्कोहल में परिवर्तित होता है। ठीक है, शर्करा खमीर अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 82 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मिल्क प्रोटीन आर रिच इन। तो मिल्क प्रोटीन के अंदर जो पाए जाते हैं कौन कौन से स्रोत पाए जाते हैं, इसमें सिस्टीन पाया जाता है, मेथियोनिन पाया जाता है, लाइसिन पाया जाता है, या सभी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सिस्टीन भी पाया जाता है, मेथियोनिन पाया जाता है, लाइसिन, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान जहाँ सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन होता है, जिसका देश के कुल ऊन उत्पादन का अंश कितना है। तो ऊन उत्पादन का अंश पूरे देश के अंदर राजस्थान का जो है वो कितना % हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 30%। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं राजस्थान जहाँ सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन होता है, जिसका देश में कुल ऊन उत्पादन का 30% अंश है। भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का योगदान 35% 2022 के अनुसार है। उसके बाद भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का जो योगदान है 9.2% है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान 40% है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय के प्रसव के बाद पहले दूध को किस नाम से जानते हैं या क्या कहा जाता है। टोड मिल्क कहते हैं, मक्खन दूध कहते हैं, या कोलेस्ट्रम कहते हैं, या पनीर कहते हैं। तो सब लोग जानते हैं खीस के नाम से जानते हैं, कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ देखेंगे खीस का संगठन जो है, खीस के अंदर पानी की मात्रा 75.09% पाई जाती है, वसा 5.8, प्रोटीन की मात्रा जो इसमें 17.5%, और इसमें लैक्टोज की मात्रा 2.18, और इसमें खनिज लवण 1.04% पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे सामान्य दूध से खीस में कितने गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो सामान्य दूध से खीस के अंदर, ठीक है, सामान्य दूध से खीस के अंदर पूछ रहा है कितने गुना अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ देखेंगे 7 से 9, 3 से 5, 9 से 11, 12 से 14। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 से 5%। तो यहाँ देख सकते हैं सामान्य दूध से खीस में 5 गुना अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे खीस का संगठन और दूध का संगठन, ठीक है, दोनों संगठन दिया हुआ है। दूध का संगठन गाय का, खीस का संगठन गाय का, ठीक है। इसमें पानी की मात्रा 87.10% पाया जाता है। और खीस की बात करें तो इसमें जो केसिन की मात्रा 11.34% पाया जाता है। वसा की बात करें तो 3.82% और इसमें एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन की मात्रा 17.51% पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्रोटीन की मात्रा 3.58, इसके बाद यहाँ प्रोटीन की मात्रा 15 से लेकर 17% पाई जाती है। उसके बाद यहाँ देखेंगे दुग्धम की मात्रा, तो इसमें लैक्टोज की मात्रा 2.9%, यहाँ 4.96%। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, भारत में दूध या सफ़ेद क्रांति का जनक, तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, वर्गीज कुरियन को भारत के अंदर दूध या सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि फिस्टिंग विधि है, ठीक है। मुट्ठी बांध कर दूध निकालना, इसको फिस्टिंग कहा जाता है। फिस्टिंग विधि के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन करा है, दूध में किसकी कमी पाई जाती है? कमी पूछ रहा है, तो जानते ही हैं आयरन की कमी पाई जाती है, लोहे की कमी पाई जाती है, बाकी प्रोटीन देखने को मिलता है, पानी भी, वसा भी, ये सब चीज़ें देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोटीन की बात करें तो गाय के दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा 3.3, वसा 3.4, 87% जल, लैक्टोज 4.9 और मिनरल्स 0.7% पाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 89 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा अमूल यहाँ पर स्थित है, आपको बताना अमूल कहाँ पर स्थित है। आनंद में है, अहमदाबाद में, या इलाहाबाद में, या अहमदनगर में। तो इन चारों में से बताइए अमूल कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आनंद गुजरात के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं अमूल जो है आनंद गुजरात के अंदर स्थित है। इसके संस्थापक जो है वर्गीज कुरियन थे, ठीक है, पूछ सकता है। वर्तमान में इसके CEO जो है RS सोधी है, ठीक है, वर्तमान में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन करा है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा को कहते हैं लैक्टोज, खनिज, केसिन या दही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको लैक्टोज के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। स्तन ग्रंथियों से प्रथम स्राव होने वाले दूध को किस नाम से जानते हैं? तो इसको खीस के नाम से जानते हैं, कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दूध को उतारने में उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो दूध को उतारने में जो उत्तरदायी हार्मोन है ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। और दूध को चढ़ाने में उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? एड्रेनिन है, ठीक है। दोनों याद रखना, उतारने वाला और चढ़ाने वाला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, दूध लैक्टोज के अम्ल में परिवर्तन होने से खट्टा बन जाता है। तो दूध को कौन से ऐसा अम्ल है जिसको परिवर्तन होने से खट्टा हो जाता है या फट जाता है, ठीक है। तो साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल या एस्कार्बिक अम्ल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल से ही दही का निर्माण होता है, ठीक है, दही बनाई जाती है। दूध से दही का निर्माण कौन करता है? लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। यहाँ देख सकते हैं दही के अंदर लैक्टिक अम्ल, सिरका के अंदर एस्टिक अम्ल, और चने की पत्ती के अंदर मैलिक अम्ल, और सेब के अंदर मैलिक अम्ल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई दोस्तों। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये जो हमारा टॉपिक था घी, दूध, दही, छाछ, पनीर, क्रीम, आइसक्रीम, बटर, ठीक है, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने थे
उन सब क्वेश्चनों को हम करवा दिए। आज तक इतने ही क्वेश्चन बने हैं, तो सभी क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो भी क्वेश्चन एक दो बंदे होंगे आपके टीए के एग्जाम में, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी इन एग्जामों के लिए, एसटी के एग्जाम के लिए यहीं से बनेंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं बनने की संभावना है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।